हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। और ये मेरे हिसाब से और मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है ये, मुझे अच्छा लगता है और शायद मैं आपको भी इंटरेस्टिंग बना सकूं, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। इसमें हम सेक्शन 3 को पढ़ने वाले हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज को, और कुछ मैं थोड़ी सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब शुरू की चीज़ें बता दूँ कि ये कब बना था, कब ये कमेंस्ड हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि इसकी साइटेशन है एक्ट नंबर 1 1872। और इसका इनेक्टेड बाय, ये किसके द्वारा इनेक्ट हुई थी? द गवर्नमेंट जनरल इन काउंसिल। इनेक्ट कब हुई थी? 15 मार्च 1872 को। कमेंस्ड कब हुई थी? 1 सितंबर 1872 को। और आपको एक और बात, एज ऑफ 11th of August 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय, मतलब कि जो बिल पास हुआ था इसका नया नाम क्या हो गया था? भारतीय साक्ष्य। और इसकी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट आइडेंटिफाई एज अ एक्ट नंबर 1 ऑफ द 1872, अभी मैंने बताया। और इसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी कहा जाता है। इसके 11 चैप्टर और 167 सेक्शन कब आए थे, कब फोर्स में हुए थे? 1 सितंबर 1872। इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट भी है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो इसके गाइस कुछ 3 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, द जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। ये कुछ इसके अमेंडमेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। और जो सेक्शन है 5 to 55 वो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। सेक्शन 56 to 100 बात करते हैं प्रूफ की। और सेक्शन 101 to 167 बात करते हैं प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की। ठीक है, तो हम इसमें पहले बात करते हैं कि सेक्शन वन ये कहता, 1 का है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, और 2 है रिपील ऑफ इनेक्टमेंट। लेकिन हम डिस्कस करेंगे किसको आज? सेक्शन 3 को, इंटरप्रिटेशन क्लॉज को। ठीक है, तो इससे पहले हम डिस्कस करें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट होता क्या है। ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो कोर्ट को सच्चाई लाने में मदद भी करता है, जिससे जो भी केस है वो ज़्यादा लंबा ना हो सके, उसमें कोई रुकावट ना आए, उसकी प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए, ये सुनिश्चित करने के लिए एविडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो एक्ट एविडेंस में फॉल नहीं करेगा वो कोर्ट उसे ना एक्सेप्ट नहीं करेगी, भले ही वो मामला सच्चाई पर निर्धारित करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी अनुमन जैसे माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है, और ना ही अदालत के पास यानी कि कोर्ट के पास सार्वजनिक नीति के अनुरूप होने के बहाने प्रासंगिक तथ्यों की उपेक्षा करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अपने सेक्शन की ओर। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कंटेन करता डिटेल्स किसकी? इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म्स की। तो वो टर्म्स क्या क्या होंगी? कोर्ट, फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तो सबसे पहले हमारा कोर्ट कंसिस्ट करता है ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट और एनी पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड है किस चीज़ के लिए? टेक अ एविडेंस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ आर्बिट्रेटर एंड द ट्रिब्यूनल्स। तो आर्बिट्रेटर एंड ट्रिब्यूनल्स का फंक्शन क्या होता है? ये काम करते हैं नेचुरल जस्टिस के ऊपर। ठीक है, और जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करने के लिए लेकिन ये कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आते, इसकी मीनिंग में नहीं आता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कोर्ट का, जो CIT वर्सेस स्टेट कोर्ट कमर्शियल कंपनी LTD 1967 में हेल्ड किया गया था कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट का काम क्या होता है? वो लीगली ऑथराइज्ड है, लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो लीगली ऑथराइज्ड नहीं है, वो कभी कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए। तो फैक्ट पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा फैक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग
कोई भी चीज़, स्टेट ऑफ थिंग्स चीज़ों की स्थिति, रिलेशन ऑफ थिंग चीज़ों का संबंध, दैट कैन बी सेंस्ड जिसे हम महसूस किया जा सकता है। एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं इसके। फॉर इंटेंसेस उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण कुछ हैं इसके, जैसे कि व्हेन अ सर्टेन थिंग आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन वे और पैटर्न इज़ अ फैक्ट। जब कोई चीज़ को एक सर्टेन वे में पैटर्न में रख जाता है तो ये क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया। और दूसरा है हमारा व्हेन अ पर्सन सीज और हियर समथिंग इट इज़ अ फैक्ट। जब कोई व्यक्ति देखता है या सुनता है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फैक्ट हो जाएगा। द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन, जब कोई इंसान या व्यक्ति बोले गए शब्द वो भी क्या है, फैक्ट है। और कोई भी मानसिक यानी कि मेंटल कंडीशन जिसके प्रति कोई भी व्यक्ति सचेत हो वो क्या हो गया, वो भी एक फैक्ट हो, इंटरनल फैक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा फैक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा रेलेवेंट वर्ड। तो रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज, वो होते हैं जिनकी किसी भी फैक्ट और इफेक्ट इन इशू को प्रूव और डिसप्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, रेलेवेंट फैक्ट्स की। रेलेवेंट फैक्ट्स को एविडेंटरी फैक्ट्स भी कहा जाता है। फैक्टम प्रोबेंस इसका लैटिन मीनिंग है। और तो अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जो ए है वो एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, यानी कि ए के ऊपर चोरी करने का आरोप है। और तो रेलेवेंट फैक्ट क्या है, ये है कि जो ए की हिस्ट्री है, तो ए ना पहले से उसके बारे में अफवाहें या फिर बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं कि वो पहले पॉकेट मतलब चोरी करता था पॉकेटों में से और दुकानों की चोरी करती, ये उसकी हिस्ट्री रह चुकी है। अब उस पर पहले भी मुकदमा चलाया जा चुका है। अब जो रेलेवेंट फैक्ट ये होगा कि ए ने ही चोरी की है, ये हो गया रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम फैक्ट इन इशू की। फैक्ट इन इशू आर दोज फैक्ट, वो फैक्ट्स हैं जो साबित करने के लिए मांग की जाती है और उन्हें प्रिंसिपल फैक्ट्स भी कहा जाता है और फैक्टम प्रोबेंडम। और जब पार्टीज़ के राइट और लायबिलिटीज़ की बात की जाती है तो फैक्ट उस डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी पर निर्भर करता है, इसी को फैक्ट इन इशू कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं कि एक्स है एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग वाई को बदनाम करने का, वाई को बदनाम करने का आरोप है उसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो जो पॉसिबल फैक्ट्स हैं वो है कि जो एक्स है वो कॉज करना चाहता है डैमेज किसको, वाई को, उसकी रेपुटेशन को, बिजनेस सफर लॉसेस ड्यू टू एक्स। तो और एक्स ने लिखे डिफेमेटरी स्टेटमेंट अबाउट वाई। A fact in issue determines the argument of the both the parties and the defendant. Parties को प्रूव करना होगा फैक्ट इन इशू कि कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए संबंधित तथ्य उनकी जो दलीलों की ओर झुकते हैं। अपराध पर लागू होने वाले मूल कानून यह निर्धारित करते हैं कि मामले सिविल केसेस होंगे या फ्रेमिंग इशू टेक प्लेस। तो फैक्ट इन इशू एक फाउंडेशन बनाते हैं जिससे पार्टीज आर्ग्यू करती है केसेस में और फैक्ट्स प्रूव किए जाते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट और कोर्ट डिसीजन लेती है उसी फैक्ट इन इश्यूज़ पर। ठीक है, अब हमारा है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट का मीनिंग इस एक्ट के अकॉर्डिंग है किसी भी मामले में राइटिंग, मार्क्स, फिगर इंस्क्राइब्ड ऑन अ सरफेस ऑफ द प्रपोजर ऑफ अ रिकॉर्डिंग अ मैटर। किसी भी मैटर को में रिकॉर्ड रखने के लिए क्या क्या चीज़ होती है, राइटिंग, मार्क्स, ये सारी चीज़ें होती है। डॉक्यूमेंट समझा जाता है किसमें, एविडेंस में समझा जाता है। वैसे तो वर्ड मीनिंग तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जो डॉक्यूमेंट है इसमें मीनिंग है वो यही है। ठीक है, तो आर.वी. देव 1908 में यह ऑब्ज़र्व किया गया था कोर्ट ने कि जो नॉचेस बनाए गए थे बेकर्स और मिल्कमैन द्वारा किस पर, लकड़ी पर, टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ब्रेड और मिल्क सप्लाइड आर ऑल्सो क्या हो गया, वो भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। द सरफेस अपॉन विच द राइटिंग और मार्क्स
इंस्क्राइब्ड इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड टू पेपर, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. राइटिंग ऑफ वर्ड्स इन अ पैराग्राफ, फोटोग्राफ, मैप्स, प्लान्स, इंस्क्रिप्शंस और अ मेटेलिक सरफेस, ऑल दीज फॉल्स विद द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ये सारी चीज़ें किस में फॉल करेंगी? ये सारी चीज़ें फॉल करेंगी डॉक्यूमेंट. हमारा नेक्स्ट है एविडेंस. द ओरिजिन ऑफ द टर्म एविडेंस कैन बी ट्रेस टू द लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडेयर. तो जो इसकी मीनिंग है वो ये है कि सत्य की, ट्रुथ की खोज करना या फिर उसे ढूंढना, ठीक है, निर्धारित करता है उस तक पहुंचने के लिए. और एविडेंस रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? जुडिशियल प्रोसेस में, कि आर्ग्यूमेंट ट्रुथ पर, मतलब सच्चाई पर आर्ग्यूमेंट बना सके बिफोर द कोर्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ प्रूविंग और डिसप्रूविंग, मतलब प्रूव और डिसप्रूव करने से पहले तथ्य बना सकता है. और कंट्रोवर्सी का रीज़न भी है, मेन मैटर ऑफ द फैक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज़. और अगर आप लोगों को एविडेंस पर पूरी की पूरी एक अलग से वीडियो चाहिए, सारी चीज़ें मैं उसमें, क्योंकि एविडेंस भी उसके काफ़ी काइंड्स भी हैं, बहुत सारी तरीके के एविडेंस होते हैं, तो मैं उसे एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बनाना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है. मुझे लगता है कि बस मैं सिर्फ इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रही हूँ और थोड़ा सा बता देती हूँ. डायरेक्ट एविडेंस भी होते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं, और इनडायरेक्ट एविडेंस सर्कमटेंशियल एविडेंस होते हैं. तो ये डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमटेंशियल एविडेंस क्या होते हैं, तो मैं ये अपनी दूसरी वीडियो में बनाऊंगी. मैं उसका लिंक भी दे दूंगी. और उसके साथ एक केस लॉ भी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा केस है, इंटरेस्ट भी बहुत आएगा आपको. उस केस का मैं नाम बता देती हूँ, संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू CBI. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें कैसे सर्कमटेंशियल एविडेंस से प्रूव किया गया है इस केस लॉ को, बहुत ही ज़्यादा है. तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रूव्ड. जब कोर्ट बिलीव करेगा कि बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्टेन फैक्ट्स, और बिलीव दैट रीजनेबल मैन वुड बी लाइकली टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिलीव सेड फैक्ट्स एग्जिस्ट, उसके फैक्ट एग्जिस्ट करेंगे, तो देन द फैक्ट सेड टू बी, मतलब उसके फैक्ट्स जो क्या किए जाएंगे? प्रूफ्ड कर दिए जाएंगे. प्रूव मतलब कि साबित कर दिए जाएंगे. साबित करना, प्रूव्ड का मतलब तो साबित करना ही होता है ना, तो यही है. अब ये है डिसप्रूव्ड, गलत साबित करना. तो कोर्ट बिलीव करती है कि रीजनेबल डाउट्स फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और जो रीजनेबल मैन है उसे पता है डिटेल्स ऑफ द केस, तो एक्ट ऑफ द बिहाफ बिलीव दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एक्ट एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? डिसप्रूव्ड हो जाएंगे, वो गलत साबित हो जाएंगे. ठीक है. अब है हमारा नेक्स्ट है, किसी भी फैक्ट को नॉट प्रूव्ड तब कहा जाता है जब वह ना तो प्रूव्ड हो और ना ही डिसप्रूव्ड हो. और रीजनेबल मैन वुड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस, एक उचित व्यक्ति तथ्य के अस्तित्व या गैर अस्तित्व में विश्वास नहीं करेगा. यही है हमारा नॉट प्रूव्ड. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. और उसकी जो नेक्स्ट वीडियो है आ जाएगी एविडेंस की विद द केस लॉज. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसका बहुत अच्छा जजमेंट भी था. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. मैं उस वीडियो में सारी चीज़ें और भी डिटेल्स बताऊँगी, उसको भी देखना ना भूलें. थैंक यू.